बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शरेफ। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स यूनिट 18 रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ एमिशंस। स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन किया था कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कि हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती है जिससे हमारे पास क्या निकलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उसके साथ साथ रेडिएशंस निकलते हैं। और जो है ये क्यों निकलते हैं उससे, टू गेट स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये अपने आप को जो है क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो एक स्टेप लेता है स्टेबिलिटी की तरफ। यहाँ पे स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर के ऊपर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर कैसे जो है वो फिर स्टेबल हो जाता है जब वो अपने आप को डिवाइड कर लेती है, उस ये रेडिएशन या पार्टिकल निकलते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर जो हमने पढ़ना है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के बारे में, उसमें आपको ज़्यादा ईजिली जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे जो हमारे पास वो स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो डायरेक्ट स्टेबल हो जाते हैं, वो एक स्टेप लेते हैं टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी। ठीक है, वो कैसे हो जाते हैं, क्योंकि जब उससे पार्टिकल्स निकलते हैं तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, जब वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो हमें पता है कि अगर एटॉमिक नंबर 82 से कम हो गया तो फिर वो स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन अगर 82 से ज़्यादा है तो वो अनस्टेबल होता है। तो वो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में ज़्यादा डिटेल में आपको जो इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज़ नेचर ऑफ एमिशन। एमिशन हमने स्टूडेंट 3 किस्म के यहाँ पे एमिशन डिस्कस किए थे, अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन एंड गामा एमिशन। तो आज यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि कब जो है हमारे पास अल्फा एमिशन होता है, कब हमारे पास बीटा एमिशन होता है, कब हमारे पास गामा एमिशन होता है, और उसकी वजह से जो पेरेंट न्यूक्लियाई मीन्स जिससे ये निकल रहे हैं, ये अल्फा बीटा और गामा जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिससे वो निकल रहे हैं, उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं, लिखते हैं कि इट इज़ फाउंड दैट ऑल द 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैव डिफरेंट नेचर। हमारे पास जितने भी एमिशंस है, तीनों किस्म की जो एमिशंस है, उनकी जो नेचर है वो क्या हो जाता है, वो डिफरेंट होता है। नंबर फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं अल्फा एमिशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स आर इन फैक्ट हीलियम न्यूक्लियाई, मींस 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन बाउंड टुगेदर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, हमारे पास जो है ये हीलियम न्यूक्लियाई होता है। जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है ये असल में क्या हीलियम न्यूक्लियस है, जिसमें हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई हैविंग 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स बाउंड टुगेदर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स ये क्या है, असल में हीलियम न्यूक्लियस है। इज इट क्लियर? मीन्स इस तरह है जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और ये क्या चीज़ है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हीलियम में ही होते हैं। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे लिखते हैं कि इनफैक्ट हीलियम न्यूक्लियाई, ये एक हीलियम न्यूक्लियाई। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि हमारे पास जब अल्फा एमिशन होती है तो वो कब होती है कि हैविंग रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज टू लो। जिस अनस्टेबल न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन जो रेशियो होगी वो कम हो, उसमें फिर हमारे पास क्या हो जाती है, अल्फा पार्टिकल्स या जो है उसकी एमिशन होती है। अल्फा पार्टिकल ये अपने ध्यान में रखना होगा, ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि कब हमारे पास या किस कंडीशन में हमारे पास जो है अल्फा एमिशन होती है। तो आपने ध्यान में रखना होगा कि जब रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन जो है वो क्या हो, कम हो। बीटा में इसका उलट है, तो जब ये रेशियो कम हो तो उस टाइम हमारे पास क्या होगा, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से या जो न्यूक्लियाई या अनस्टेबल, उससे हमारे पास क्या होगा, अल्फा एमिशन होगी, अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। नंबर 3 प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि हमारे पास जो अल्फा एमिशन है ये कब होती है कि इट इज़ एमिटेड फ्रॉम द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग हाई एटॉमिक नंबर। हमेशा याद रखो, जो अल्फा एमिशंस है या अल्फा पार्टिकल की जो रेडिएशन होती है, एमिशन होती है, ये उन एलिमेंट्स वो उन अनस्टेबल न्यूक्लियाई से होती है जिसकी हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होती है तो उससे हमारे पास जो है अल्फा एमिशन जो है उसकी पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या हो, ज़्यादा हो। ये जस्ट आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमारे पास अल्फा एमिशन कब होती है। अब जब ये अल्फा एमिशन हो जाती है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद पेरेंट न्यूक्लियाई पे क्या इफेक्ट आता है वो हम इसके बाद आते हैं, उसमें डिस्कस टेबल में बनाऊंगा, उसमें हम जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, नाउ स्टूडेंट हम बात करते हैं बीटा एमिशन। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि बीटा हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे वही बात करते हैं कि द बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। हमारे पास जो है जहाँ पे यहाँ पे हमने बात की थी ना कि अल्फा जो है क्या है, हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई है, इसी तरह बीटा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है जो कि न्यूक्लियस से निकलते हैं। ठीक है,
यहाँ पे इस लेवल पे हम जस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात मीन्स बीटा नेगेटिव की बात हम करते हैं, बीटा पॉजिटिव की बात हम यहाँ पे डिस्कस, क्योंकि वो फिर ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं। वो इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के लेक्चर्स में जो है वहाँ पे हम बीटा पॉजिटिव भी डिस्कस करते हैं और बीटा नेगेटिव दोनों हम डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस लेवल पे 10th क्लास में हम जस्ट बीटा नेगेटिव की बात करते हैं, मीन्स जस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। पॉजिट्रॉन को जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं द बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऐसे ना हो कि फिर आप लोग कंफ्यूज हो कि सर आपने तो पॉजिट्रॉन भी लिखा था इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखो बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे पास पॉजिट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस लेवल पे मेट्रिक लेवल पे हम जस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वही मीन्स बीटा नेगेटिव की हम बात करते हैं। अच्छा, ये कभी मीट होती है कि रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज टू हाई। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज टू लो। यहाँ पे क्या है हमारे पास टू हाई। उस एलिमेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई से निकलेगी जिसके हमारे पास जिसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या हो, ज्यादा हो एज कंपेयर टू दिस। इसके अगर हम रिलेटिव कंपैरिजन करें ना तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो होगी वो रिलेटिव टू दिस वन रेशियो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन वो क्या होगी, कम होगी, और इसकी जो है रेशियो हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात करते हैं कि हमारे पास जो एक्सेस न्यूट्रॉन है ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। एक बात हमेशा याद रखो स्टूडेंट, न्यूट्रॉन जो है बाय इटसेल्फ एक अनस्टेबल एलिमेंट जो है वो मीन्स पार्टिकल है, आपने जहन में रखना होगा। तो ये जब हम इस तरह छोड़ देते हैं ना न्यूट्रॉन, तो ये स्टेबल नहीं रह सकता, ये फिर अपने आप को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेता है। एक न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है, हमेशा याद रखो न्यूट्रॉन जो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो न्यूट्रॉन जो है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल लेट मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूँ न्यूट्रॉन, तो ये न्यूट्रॉन अनस्टेबल होते हैं, डायरेक्ट डिवाइड हो जाते हैं किस चीज़ में, प्रोटॉन में, और फिर जो हमारे पास वो प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन में उसी के साथ। तो ये आपने जहन में रखना होगा, ठीक है, कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन है ये फिर क्या हो जाता है वहाँ से, या प्लस यहाँ पे अगर हम नहीं लिखते तो वहाँ पे हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोटॉन और देन जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये आपने जहन में रखना होगा कि न्यूट्रॉन जो है ये क्या है, अनस्टेबल है बाय इटसेल्फ। अगर हम एक न्यूट्रॉन को इस तरह हवा में छोड़ दें ना तो वो स्टेबल नहीं रहता, तो वो खुद को डिवाइड कर लेते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं किस चीज़ में, प्रोटॉन में, एंड देन प्रोटॉन से फिर हमारे पास आउटपुट पे इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा होता है। इसलिए फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि बीटा एमिशन होगी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि एक्सेस न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। हमारे पास प्रोटॉन आएगा, उसके बाद फिर ये जो है क्या हो जाते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन आ जाता है, न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटॉन में, और फिर वहाँ पे जो आउटपुट पे हमारे पास फिर इलेक्ट्रॉन भी निकल आता है, जिसको फिर हम क्या नाम देते हैं, बीटा एमिशन का नाम देते हैं। ये अपने ध्यान में रखना होगा। ये बात यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रोटॉन स्टेज इन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल्स। जिस तरह अभी मैंने बात की कि हमारे पास ये जो न्यूट्रॉन है, एक्सेस न्यूट्रॉन जो है ये अनस्टेबल है, मैंने अभी बात की ये अनस्टेबल है, तो ये खुद को स्टेबल करने की, या ये क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किस चीज़ में, प्रोटॉन में और देन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में। तो प्रोटॉन जो है वो क्या हो जाते हैं, वो न्यूक्लियस में ही रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एमिट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीटा, या जिसको हम बीटा फिर कहते हैं, बीटा एमिशन इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा एक बात ये भी रख लो कि प्रोटॉन जो है वो कभी भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो जो है उसका मास जो है आप लेंगे तो वो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, वो बड़ा होता है, अनस्टेबल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन कभी भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमेशा न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। अच्छा, यहाँ में हम बात करते हैं कि द न्यूट्रॉन बाय इटसेल्फ, यहाँ पे देखा इज अनस्टेबल हैविंग हाफ लाइफ ऑफ 12 मिनट्स। हमेशा याद रखो, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है, अनस्टेबल है, ये फिर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये बात हमने यहाँ पे लिखी भी है कि द न्यूट्रॉन बाय इटसेल्फ इज अनस्टेबल, ठीक है, और उसका हाफ लाइफ कितना है, वो 12 मिनट्स है। मीन हाफ लाइफ का मतलब जो है इंशाल्लाह हाफ लाइफ का टॉपिक जो आगे आ भी रहा है उसमें फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ हाफ लाइफ। लेकिन जस्ट मैं आपको इतना बता दूं, हाफ मीन्स आधा, लाइफ मीन्स जिंदगी, कि उसकी आधी ज़िंदगी जो वो ख़त्म हो जाती है कितने टाइम में, 12 मिनट्स में। 12 मिनट्स में उसकी आधी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। मीन्स अगर 100% है, ठीक है, तो 50% हो जाने में वो कितना टाइम लेता है, 12 मिनट। मीन्स 12 मिनट्स में वो जो है फिर क्या हो जाता है, 50%
हो चुका होता है, तो इसको हम फिर हाफ लाइफ कहते हैं। तो यहाँ पे इससे हम हाफ लाइफ की डिटेल में नहीं जाते, बिकॉज यहाँ पे हम एमिशन, नेचर ऑफ एमिशन की बात करते हैं, और हाफ लाइफ का जो अगला एक टॉपिक आ रहा है इंशाल्लाह उसमें फिर हम डिटेल में हाफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये फिर आपको खुद बहुत क्लियर हो जाएगी जब हम हाफ लाइफ का टॉपिक डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट, हम आते हैं गेमा एमिशन की तरफ। क्योंकि गेमा हमारे पास पहले भी हमने बात की थी कि रेडिएशंस है, ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों पार्टिकल्स हैं, जबकि हमारे पास गेमा क्या है, रेडिएशंस है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि गेमा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि हमारे पास क्या होता है, एमिट करता है न्यूक्लियस से, और एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एटम हैविंग टू मच एनर्जी। अच्छा, एक बात याद रखो, हमारे पास जो है जब जो हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती है जिसमें हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो उसको वहाँ से फिर क्या हो जाता है, ये रेडिएशन जो है वो निकले इन द फॉर्म ऑफ गेमा रेडिएशन, या हम कहते हैं ना कि रेडियोएक्टिविटी हैविंग टू मच एनर्जी, जिसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, तो उससे हमारे पास गेमा एमिशन होती है, गेमा रेडिएशन होती है। ये पार्टिकल्स नहीं है, ये जस्ट रेडिएशन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो कि हमारे पास उन एटम से निकलते हैं, उन न्यूक्लियाई से निकलते हैं जिसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हो। तो वो इंशाल्लाह हम जो है जो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन है उसमें फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से हमारे पास ऐसे एटम्स है या न्यूक्लियस है जिसमें हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और उसको हम कैसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर जब ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे निकल जाती है तो फिर आउटपुट पे क्या इफेक्ट आता है, तो वो हमने इंशाल्लाह डिस्कस करने। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ जिसमें हमने ये डिस्कस करना है कि जब हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई से अल्फा की एमिशन हो जाती है, बीटा की एमिशन हो जाती है और गेमा की एमिशन हो जाती है, तो जो पेरेंट न्यूक्लियाई है मीन जिससे ये एमिशन हो गई है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम टेबल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे टेबल में देखें हमारे पास पार्टिकल्स, सैम्पल्स, कंपोजिशन, चार्ज एंड इफेक्ट ऑन पेरेंट न्यूक्लियस। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं अल्फा। अल्फा पार्टिकल है, अल्फा सैम्पल उसका ये है, और कंपोजिशन जिस तरह भी मैंने बताया क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस है तो इससे हमारे पास क्या है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स है। इसके ऊपर चार्ज क्या है, +2, क्योंकि हमारे पास हीलियम है तो उसके ऊपर +2 चार्ज है, 2 प्रोटॉन है तो उसके ऊपर +2 चार्ज आएगा हमारे पास। अफेक्ट क्या है, क्योंकि हमारे पास जो है मास लॉस इसमें आएगा। पेरेंट न्यूक्लियस, जिस पेरेंट न्यूक्लियस से अल्फा की जो है एमिशन होगी अल्फा पार्टिकल की, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, मास लॉस आएगा, मीन्स उसके मास में कमी आ जाएगी। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, जो क्वेश्चन किया था कि कैसे हमारे पास जो है जब वो डिवाइड हो जाए तो कोई एक अनस्टेबल, तो वो किस तरह स्टेबल हो जाता है, मीन्स उससे जो एमिशन होती है तो वो स्टेबल कैसे होता है। तो देखो जब हमारे पास इससे अल्फा जो है वो निकल रही होती है, अल्फा पार्टिकल जब निकलते हैं तो उसके मास में जो है क्या आ जाती है, लॉस आ जाती है, वो एक और न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस, एक दूसरे एलिमेंट में जो है वो चेंज मीन्स वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उसकी जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर, मास नंबर जो है वो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है हम कहते हैं ना कि वो फिर थोड़ा 1 स्टेप स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। तो जब हमारे पास एलिमेंट अल्फा निकलेगा, मीन्स पार्टिकल अल्फा निकलेगा, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, मास में लॉस आएगा और जो ये हमारे पास न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल हमारे पास है वो है बीटा। बीटा का सिंबल ये है, और ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो -1। अच्छा, जब हमारे पास बीटा पार्टिकल निकलती है ना, तो उसकी वजह से मास में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है, मास में कोई चेंज, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे मास में, अच्छा ये बात डिस्कस करते हैं, न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस होगी जब ये बीटा जो है वो पार्टिकल निकलेगा, तो उसकी वजह से भी हमारे पास न्यू एलिमेंट आएगा। देखिए यहाँ पे फिर बात ये है कि इसकी जो है मास में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास के साथ कोई लेना देना नहीं है। मास किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है ना, वो किस वजह से होता है, वो हमारे पास प्रोटॉन की वजह से होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में न्यूक्लियस है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मीन्स न्यूक्लियंस की वजह से ही हमारे पास मास आता है, मास नंबर आता है। तो ये हमारे पास जो है चूंकि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास नंबर के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि नो चेंज इन मास, मास में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी, मास वही रहेगा, लेकिन हमारे पास एलिमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा,
दूसरा, ये फिर आप कंफ्यूज ना हो, ये जब हम इसके बाद में जो लेक्चर आ रहा है जिसमें हमने न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में हमने बात करेंगे, जिसमें हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो प्रैक्टिकली हम उसके एग्जांपल लेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कैसे जो है उसके मास में चेंज नहीं आएगा, लेकिन एलिमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास मास में भी चेंज आ जाएगा, लॉस आएगा, और उसके साथ साथ जो है न्यू एलिमेंट भी प्रोड्यूस होगा। अच्छा, नंबर थर्ड वन जो हमारे पास गेमा है, और ये जो सिंबल इसका हम ये लिखते हैं। अब कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से बना है, तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कोई पार्टिकल नहीं है, जस्ट रेडिएशन है, और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि जस्ट एनर्जी है तो एनर्जी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और इसकी वजह से पैरेंट न्यूक्लियस पे क्या इफेक्ट आएगा, जस्ट एनर्जी लॉस होगी, उससे सिर्फ एनर्जी जो है वो निकलेगी, लॉस होगी, बाकी उसके ना तो मास नंबर में मींस मास में कोई चेंज आएगा, ना उसके एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा, ना कोई दूसरा एलिमेंट प्रोड्यूस होगा। इज इट क्लियर? तो ये बात आपने ध्यान में रखनी होगी कि जहाँ पे हमारे पास गेमा रेडिएशंस होती है, इमिशन ऑफ गेमा होती है, गेमा इमिशन होती है, तो वहाँ पे पैरेंट न्यूक्लियाई मीन जो अनस्टेबल न्यूक्लियस जिससे ये इमिशन हो रही है गेमा की, तो उसमें उसके मास में भी चेंज नहीं आएगा, उसके जो है एटॉमिक नंबर में भी चेंज नहीं आएगा, और ना जो है कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो प्रोड्यूस होगा, वही एलिमेंट होगा, लेकिन जस्ट उससे एनर्जी बाहर निकल जाएगी। अच्छा, ये तो हमारे पास स्टेबल हो गया, कंपोजिशन हो गई उसकी। अब हम बात करते हैं कि ये जो अल्फा बीटा और गेमा रेडिएशंस है, इमिशन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। यहाँ पे हम दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, एक को हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी, और दूसरे को हम नाम देते हैं पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी। तो हमारे साथ रहिए। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ है या करेक्टरिस्टिक्स हैं इन पार्टिकल्स की एंड रेडिएशंस की, तो उसमें दो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं कि हमारे पास रिलेटिव आयोनाइजिंग एबिलिटी, और दूसरा हम लिखते हैं रिलेटिव पेनिट्रेशन एबिलिटी। तो आयोनाइजिंग एबिलिटी हम तीनों का देखते हैं, अल्फा बीटा और गेमा का। तो पहले तो हम व्हाट इज आयोनाइजेशन या आयोनाइजिंग एबिलिटी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि द फिनोमेना बाय विच रेडिएशन कैन स्प्लिट मैटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमने डिस्कस की थी कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है क्या होती है, ज़रूरी होती है। तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को फिर हम आयोनाइजेशन एनर्जी मींस जब किसी एक एटम्स को आयन में कन्वर्ट कर लें, एटम को आयन में कन्वर्ट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाते हैं, मींस जब किसी एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो क्या हो जाता है, एटम के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव। दोनों को फिर हम आयंस कहते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरे को हम क्या नाम देते हैं, नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे हमने ये देखना होगा कि जब हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल्स जो है ये मीन्स हम इसको जो है या ये रेडिएट कर लेता है या यहाँ से निकल लेता है, जो हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, तो वो इसके आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी कितनी होती है, एबिलिटी, क्या वो ज़्यादा आयोनाइजेशन कर सकता है, नहीं कर सकता, और उसकी पेनिट्रेटिंग पावर फिर क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहली बात हम अल्फा की करते हैं। द अल्फा पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स लार्ज मास एंड चार्ज हैज़ हाई आयोनाइजिंग एबिलिटी एज कम्पेयर टू बीटा एंड गेमा रेडिएशन। चूँकि हमने इसे पहले टेबल में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो अल्फा है, चूँकि ये हीलियम न्यूक्लियाई है, इसमें हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, +2 है। तो अब जब ये किसी दूसरे एटम के साथ मींस वो हिट कर लेता है तो वो उसको ज़्यादा आयोनाइज कर लेता है, उसकी आयोनाइजेशन पावर क्या है, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रो मींस बीटा एंड गेमा, वो क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि जितना ज़्यादा उनके पास जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज या जितने ज़्यादा हमारे पास पार्टिकल हैवी होगा, उतना ज़्यादा जो है वो क्या कर सकता है, पेनिट्रेशन कर सकता है। जैसे कि हमारे पास अगर हम बीटा को देखें तो बीटा में हमारे पास जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल अल्फाज में हम ये कहें, क्योंकि हमारे पास अल्फा के पास 2 प्रोटॉन है, तो वो 2 एटम्स को फॉर एग्जांपल आयोनाइज कर सकता है, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको सिंपल समझाने के लिए बात करता हूँ। सिमिलरली अगर बीटा को हम देखें तो बीटा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो जस्ट एक एटम को जो है क्या कर सकता है, आयोनाइज कर सकता है, ठीक है। जबकि हमारे पास गेमा में किसी किस्म का कोई पार्टिकल नहीं है, तो वो किसी भी एटम को आयोनाइज नहीं कर सकता, उसकी आयोनाइजेशन एबिलिटी जो है मिनिमम है, सबसे कम है, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पे बात करते हैं, चूंकि अल्फा के पास जो है हमारे पास क्या है, उसके पास लार्जर मास है एंड चार्ज है, तो इसलिए उसकी आयोनाइजिंग एबिलिटी क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू अल्फा बीटा एंड गेमा, क्योंकि वो ज़्यादा आयोनाइजेशन कर सकता है, बिकॉज उसके पास चार्ज ज़्यादा है। जितना चार्ज ज़्यादा होता जाएगा उतना आयोनाइजेशन पावर बढ़ती जाएगी।
द सेकेंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या है कि गेमा रेडिएशन हैज द लीस्ट आयोनाइजिंग एबिलिटी एज कंपेयर टू अल्फा एंड बीटा। मैक्सिमम आयोनाइजिंग एबिलिटी किसकी है? अल्फा की, ठीक है, फिर किसकी है? बीटा की, और लास्ट में हमारे पास क्या है? गेमा। बिकॉज गेमा के ऊपर किसी किस्म का कोई पार्टिकल चार्ज नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, चार्ज नहीं है, तो वो किसी भी मैटर को आयोनाइज नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे मैंने बीटा की बात नहीं की है, एक लीस्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया और एक जो है मैक्सिमम जिसकी एबिलिटी है उसको हमने डिस्कस किया, हाई एबिलिटी वाला। तो अल्फा में हमारे पास हाई एबिलिटी है, गेमा में हमारे पास सबसे कम है, जबकि बीटा जो है एस इन बिटवीन जो है अल्फा एंड गेमा है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँ तो हमारे पास जो अल्फा की आयोनाइजेशन है वो ग्रेटर है बीटा से, सॉरी, और वो ग्रेटर है हमारे पास क्या है? गेमा से, ठीक है। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गेमा। ये जस्ट आयोनाइजिंग एबिलिटी की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चार्ज सबसे ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा आयोनाइज करेगा। बीटा के पास जो है थोड़ा कम है, एक चार्ज है, तो वो कम जो है आयोनाइजेशन करेगा। गेमा के पास बिल्कुल चार्ज है ही नहीं तो वो आयोनाइजेशन नहीं करेगा, हम कहते हैं लीस्ट है, जस्ट सबसे कम। नाउ हम बात करते हैं रिलेटिव पेनेट्रेशन एबिलिटी। अब पेनेट्रेशन किसे कहते हैं? किसी चीज में अंदर जाना, घुसना, ठीक है, उसको फिर हम पेनेट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमने बात की है कि पेनेट्रेशन मीन्स दैट हाउ डीपली अ रेडिएशन कैन गो इनटू अ मटेरियल, कि ये रेडिएशन जो अल्फा बीटा और गेमा है ये कितना किसी एक मटेरियल में डीपली एंटर हो सकती है, जा सकती है, मीन्स उसके अंदर घुस सकती है, तो वो उसको फिर हम क्या नाम देते हैं? पेनेट्रेटिंग पावर कहते हैं, या पेनेट्रेशन एबिलिटी हम कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जब मैं क्लास में भी लेक्चर देता हूँ स्टूडेंट को, हम ये इस एग्जांपल से मैं जो समझाता था कि अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हैं, मीन्स किसी एक क्लास में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, और आपने फर्स्ट रो से जो है लास्ट रो तक जानी है, ये मीन्स या क्लास के एंड तक जाना है आपने, लास्ट तक, और दरमियान में जो ये मीन्स स्टूडेंट बैठे हैं और आप एंटर हो गए, तो अगर, ठीक है, अगर आपके क्लास में जो है फ्रेंड्स हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? जब आप इंटर होंगे तो पहले एक फ्रेंड के साथ खड़े होंगे, फिर दूसरे के साथ खड़े होंगे, फिर तीसरे के साथ खड़े होंगे, फिर चौथे। मीन्स अगर आपके फ्रेंड्स ज़्यादा है तो मीन्स बजाय ये कि आप आगे जाएं, आप वहीं पे खड़े होंगे और अपनी सारी एनर्जी यहाँ पे लॉस कर देंगे, आप आगे जा ही नहीं पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल किसी एक स्टूडेंट के जो है हमारे पास दो जो है वो मीन्स या दो है या चार है, फॉर एग्जांपल 4 स्टूडेंट्स है, उसके फ्रेंड है, तो वो जब इंटर होगा क्लास में तो पहले वो इन चारों के साथ जो है बातें करेगा, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी जो है वहीं पर क्या कर देगा? लॉस कर देगा, वो आगे की तरफ जा ही नहीं पाएगा। टाइम जो है फॉर एग्जांपल जितना भी टाइम, तो वो उस टाइम में आगे नहीं जा पाएगा, मीन्स बहुत कम ही आगे जाएगा, क्योंकि वो उसने अपना सारी एनर्जी जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्या कर ली? लॉस कर ली। अब एक दूसरा बंदा आता है, दूसरा स्टूडेंट आता है, उसके इस क्लास में जस्ट एक जो है वो फ्रेंड है, ठीक है, या जस्ट चलो 2 फ्रेंड है, चलो सिंपल, मीन्स फ्रेंड्स कम है उसके, या एक फ्रेंड है, चलो हम ये एग्जांपल लेते हैं। तो जब वो एंटर करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उस एक स्टूडेंट के साथ खड़ा होगा या उस एक फ्रेंड के साथ खड़ा होगा, उसके बाद वो आगे की तरफ जाएगा। तो उसने कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस की, लेकिन थोड़ा सा आगे भी चला गया है, ठीक है ना, तो वो फर्स्ट वाले फ्रेंड से थोड़ा आगे चला गया, ठीक, फर्स्ट वाले स्टूडेंट से। अब एक और स्टूडेंट आता है जो इस क्लास में किसी को भी नहीं पहचानता, उसके किसी स्टूडेंट के साथ फ्रेंडशिप नहीं है, तो वो डायरेक्ट आएगा और वो जो है लास्ट तक चला जाएगा बगैर किसी के साथ खड़े हुए, बगैर किसी के साथ गपशप लगाए, बगैर अपनी एनर्जी लॉस की, वो क्या कर देगा? आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये इस एग्जांपल्स को कंपेयर करते हैं हम यहाँ पे अल्फा बीटा और गेमा के साथ। चूंकि अल्फा में हमारे पास चार्जेस ज्यादा है, ठीक है, तो जब चार्जेस ज्यादा है तो उसकी जो है इंटरेक्शन जो है वो बाकी जब वो मेटल की तरफ आएगा या किसी जो है हम मटेरियल में हम उसको इन करते हैं, या जो है फॉर एग्जांपल ईयर वगैरह में हम इसको इन करते हैं, तो उनकी जो है इंटरेक्शन वो पार्टिकल्स के साथ ज़्यादा होगा, तो वो अपनी एनर्जी जल्दी लॉस कर लेगा। फिर अगर हम बीटा की बात करें तो उसमें हमारे पास चार्ज है जस्ट 1 - 1, तो वो थोड़ा जो है उसकी इंटरेक्शन थोड़ी कम होगी और वो थोड़ा आगे की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर हम गेमा की बात करें तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, तो मीन्स इस तरह है जैसे कि उसका कोई फ्रेंड ही नहीं है क्लास में, तो वो डायरेक्ट आगे की तरफ जो है इस तरह डीपली जो है ये क्या कर देगा? पेनेट्रेशन पावर जो है पेनेट्रेट कर लेगा और आगे की तरफ मूव कर लेगा। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो गेमा है उसकी पेनेट्रेटिंग एबिलिटी मैक्सिमम है एज कंपेयर टू अल्फा, एज कंपेयर टू बीटा, जबकि हमारे पास अल्फा जो है उसकी पेनेट्रेटिंग एबिलिटी सबसे कम है। इज इट क्लियर? बिकॉज उसके पास चार्ज ज्यादा है तो उसकी इंटरेक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बीटा, और बीटा की जो हमारे पास पेनेट्रेटिंग एबिलिटी है वो अल्फा से ज्यादा होगी
लेकिन गेमा से कम होगी। सो दिस इज ऑल कि यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अल्फा पार्टिकल्स बियरली पेनेट्रेट अ शीट ऑफ पेपर एंड हैज रेंज ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर्स इन एयर। ये जस्ट जो है पेनेट्रेट कर लेते, अगर हम एक शीट रखते थे ना, पेपर कागज रखते, तो जस्ट वो उस पेपर को जो है पेनेट्रेट या उसमें जो एंटर हो सकता है उसे बाहर नहीं निकलते, ठीक है। जस्ट फ्यू सेंटीमीटर तक जो वो ईयर में वो क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आगे ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी वहां पे लॉस कर चुका होता है। Now the beta particles have greater penetrating ability than alpha and penetrate few millimeters of aluminium has a range of about 1 meter in air। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना कि बीटा पार्टिकल जो है वो तो पेपर से पास हो जाता है, लेकिन अगर एल्यूमिनियम शीट है तो वो इसमें एंटर हो जाएगा, लेकिन वो एल्यूमिनियम शीट को जो है वो पास नहीं कर सकता, उसमें से पेनेट्रेट मींस बाहर नहीं निकल सकता। और उसकी अगर हम रेंज देके ईयर में तो वो 1 मीटर तक है ऑलमोस्ट, जबकि हमारे पास जो अल्फा था उसकी जो है सेंटीमीटर ईयर है, जबकि हमारे पास बीटा जो है उसके ऑलमोस्ट 1 मीटर तक चला गया। अब हम गेमा रेज की बात करते हैं तो गेमा रेज हैव द हाई पेनेट्रेटिंग एबिलिटी एंड कैन पेनेट्रेट सेवरल सेंटीमीटर्स ऑफ लेड एंड हैव इनफाइनाइट रेंज इन एयर। तो ये आपने ध्यान में रखना होगा, जो गेमा रेज जो है उसकी पेनेट्रेटिंग एबिलिटी मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू अल्फा बीटा, दोनों से ज्यादा है। और जो है वो पेपर को भी पास कर सकता है, उससे पेनेट्रेट कर लेता है, वो हमारे पास जो एल्यूमिनियम शीट है उसको भी पेनेट्रेट कर लेता है। हाँ, अलबत्ता जो हमारे पास लेड है उसमें भी कुछ सेंटीमीटर तक जो है, या कंक्रीट जो है उसमें भी कुछ सेंटीमीटर तक जो ये क्या कर सकता है, वो पेनेट्रेटिंग कर सकता है। और उसकी जो रेंज है ईयर में वो इनफाइनाइट रेंज तक जो है वो क्या कर सकती है, वो पेनेट्रेशन कर सकते हैं ईयर में। सो स्टूडेंट, ये तो हमारे पास उसकी कुछ एबिलिटी हो गई। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें हमने ये जो प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि हमारे पास जो है वो पेपर में और एल्यूमिनियम शीट में और जो हमारे पास लेड और कंक्रीट है वो हम डायग्रामेटिकली यहाँ पे देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, हम पेनेट्रेटिंग एबिलिटी को जो डायग्रामेटिकली यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें लिखी हैं। एक पेपर है हमारे पास, एक एल्यूमिनियम फॉयल है और दूसरा हमारे पास क्या, लेड और कंक्रीट है। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट अगर हम अल्फा को देखें तो अल्फा की पेनेट्रेटिंग पावर अगर हम देखें तो वो जस्ट पेपर में थोड़ी बहुत जो है वो इंटर हो जाती है, बाकी इससे बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। अगर हम बीटा को देखें तो वो पेपर में से भी पास हो जाते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम फाइल में जो है उससे वो पास नहीं हो जाती, कुछ उसमें इंटर हो जाती है लेकिन उससे ज़्यादा जो उसमें निकलती नहीं है, उससे बाहर नहीं निकल सकती, कुछ सेंटीमीटर तक जो उसमें इंटर हो जाती है। जो कि हमारे पास गेमा जो है वो पेपर में से भी पास हो जाती है, एल्यूमिनियम फाइल में से भी पास हो सकती है, जो कि लेकिन जो लेड या कंक्रीट है उसमें भी कुछ जो है सेंटीमीटर तक ये इंटर हो जाती है। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि पेनेट्रेटिंग पावर किसकी ज़्यादा है, एबिलिटी किसकी ज़्यादा, गेमा की सबसे ज़्यादा है, फिर बीटा एंड देन अल्फा। यहाँ पे सिमिलरली अगर हम दूसरा डायग्राम देखें तो ये मैंने इसको कंसीडर किया ह्यूमन हैंड, क्योंकि मेरी आप जो है ये यहाँ पे हैंड में बना नहीं सकता, मेरी कुछ डायग्रामेटिकली मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये ह्यूमन हैंड है। तो अगर हम अल्फा को देखें तो ये अल्फा जो है जस्ट ह्यूमन हैंड जो ये उसको स्टॉप कर लेते हैं, इसमें से पास नहीं हो सकता। बीटा जो ये इसमें से पास हो जाते हैं लेकिन वो कंक्रीट में इंटर नहीं हो सकता, ठीक है ना। जबकि हमारे पास जो गेमा है वो हैंड में से भी पास हो जाते हैं और कंक्रीट में भी कुछ सेंटीमीटर तक जो है वो क्या हो जाती है, इंटर हो जाती है। सो ये हमारे पास पेनेट्रेटिंग एबिलिटी है। तो अगर हम पेनेट्रेटिंग एबिलिटी को देखें तो हमारे पास जो गेमा है उसकी पेनेट्रेटिंग एबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, फिर बीटा है एंड देन लास्ट में हमारे पास क्या है, अल्फा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास जो इसकी पेनेट्रेटिंग एबिलिटी हो गई। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट नेचर ऑफ एमिशन, क्या होता है हमारे पास एमिशन कि मीन्स कब हमारे पास अल्फा एलिमेंट जो है वो अल्फा पार्टिकल जो है वो एमिट करेंगे, कब हमारे पास बीटा पार्टिकल जो निकलेंगे और कब हमारे पास जो है वो गेमा रेडिएशंस होते हैं। उसके बाद फिर हमने टेबल डिस्कस किया कि जब अल्फा बीटा और गेमा जो है वो रेडिएट कर लेते हैं, निकलते हैं, तो उसका जो है पैरेंट न्यूक्लियाई के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। और लास्ट में फिर हमने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए जिसमें हमारे पास आयनाइजेशन एबिलिटी थी एंड देन पेनेट्रेटिंग एबिलिटी। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ एमिशन। होपफुल स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।